हे गाइस, जिस तरह से आज भी भारत व चाइना के बॉर्डर पर टेंशन्स लगातार बढ़ी हुई हैं, एक्सट्रीम हैं, टेंस हैं, उससे हर भारतीय के दिमाग में यही थॉट होगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। हालांकि भारत व चाइना के बीच टॉक्स लगातार जारी है, डायलॉग्स लगातार जारी है, पर अभी तक इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैसे भारत चाइना को ग्लोबल स्फीयर या ग्लोबल डायस्पोरा में काउंटर कर सकता है, कैसे इंडिया चाइना के साउथ एशिया में बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है। इसके साथ भारत कैसे दुनिया में चीन के प्रति गुस्से को अपने फेवर में यूज कर सकता है, कैसे भारत चाइना को इकोनॉमिकली व स्ट्रेटेजिकली काउंटर कर सकता है। सो वीडियो को अंत तक यार जरूर देखेगा। और अब देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस समय दुनिया में दो महाशक्ति यूएसए व चाइना के बीच पावर बैलेंस का जो संघर्ष चल रहा है उसे एक्सपर्ट्स कोल्ड वॉर 2.0 के नाम से बुलाते हैं। नाउ चाइना इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज से कंप्लीटली घिरा हुआ है। अमेरिका ने पहले से ही चाइना के साथ ट्रेड वॉर छेड़ रखी है, जिसकी वजह से चाइना के एक्सपोर्ट्स को अब तक लगभग $35 बिलियन का नुकसान हो चुका है। हालांकि इस ट्रेड वॉर से इंडिया को $1 बिलियन का लगभग फायदा भी हुआ है। इसके साथ इस साल अमेरिका चाइना को पछाड़कर भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, जो कि लगभग भारत व यूएसए के बीच टोटल $86 बिलियन का ट्रेड होता है। और इस ट्रेड रिलेशन में भारत को सरप्लस है, मतलब भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट करता है। नाउ सबसे पहले भारत को अमेरिका से फ्री ट्रेड डील फाइनलाइज करनी होगी, जो कि लंबे समय से अटकी पड़ी है। इससे होगा क्या कि यह कोल्ड वॉर से यूएसए व चाइना के बीच टकराव बढ़ना 100% संभव है और इसका फायदा भारत को होगा। और यूएसए में इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन कंपनीज चाइना को डायरेक्ट कंपटीशन देंगे। इससे फायदा इंडिया को होगा तथा घाटा चाइना का। इसके साथ जितना डर इंडिया को चाइना से है या जितना कॉशियस इंडिया चाइना के बारे में है, उतना ही यूएसए को भी चाइना से डर है, उतना ही यूएसए चाइना से कॉशियस है, क्योंकि यूएसए अपनी ग्लोबल हेजिमनी को बरकरार रखना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाएगा। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 1 चाइना ने यूएसए को सोवियत यूनियन को घेरने में मदद की थी और उससे बदले में चाइना को इकोनॉमिकली व स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा फायदा हुआ था। और उसी की वजह से आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल इकोनॉमी है। नाउ इस बार इंडिया को सेम यही स्टांस या सेम यही ट्रिक चाइना के खिलाफ करना है, जिससे चाइना इनसर्कल्ड भी होगा और इसके साथ साथ भारत को इकोनॉमिक व स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिलेगा। इसके साथ यूएसए इस समय अफगानिस्तान से एक सम्मानजनक विदाई चाहता है और तालिबान के खिलाफ भेजे गए यूएसए के ट्रूप धीरे धीरे विड्रॉ भी कर रहा है। इसके लिए उसने तालिबान से एक डील भी कर रखी है। नौ इससे अफगानिस्तान आने वाले कुछ सालों में फिर से तालिबान के कब्जे में जा सकता है और जिसका सबसे बड़ा घाटा इंडिया को ही झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर भारत को चाहिए कि वह यूएसए से एक डील करे कि इंडिया अपने सैनिकों को अफगानिस्तान में भेजेगा, बदले में हमें अमेरिकन वेपन्स और आर्सेनल फ्री में चाहिए। और प्रोबेबली यूएसए इसे मान भी जाएगा, क्योंकि इससे सम्मानजनक विदाई यूएसए के लिए और क्या हो सकती है। इसके साथ यूएसए के बेस्ट वेपन्स भी इंडिया को मिल जाएंगे। अफगानिस्तान में भारतीय सैनिक भेजने के कई और सारे फायदे भी। पहला, हम पीओके व पाकिस्तान पर कड़ी नजर रख सकेंगे। दूसरा, हम ईरान में अपने प्रोजेक्ट्स व पोर्ट्स को, जो कि हमारा चाबहार पोर्ट है, उसे भी इंस्पेक्ट व काउंटर कर सकेंगे। इसके साथ तालिबान अफगानिस्तान को कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, जिससे भारत का सेंट्रल एशिया के देशों में, जहां पर ऑयल और गैस बहुत ही रिच मात्रा में उपलब्ध है, वहां तक इंडिया की काफी इजीली व अच्छी खासी पकड़ भी बनेगी। इसके साथ हम चाइना के सिंजियान प्रोविंस व चाइना व पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर व पीओके में होने वाली हर तरह की एक्टिविटीज को भी अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स भेजकर इंस्पेक्ट कर सकेंगे, काउंटर कर सकेंगे। इसके साथ जापान व चाइना की बॉर्डर टेंशन्स लगातार बढ़ रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक जापान के 80% लोग चाइना को एक बुरा देश मानते हैं और यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। जापान आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा एक पावरफुल मिलिट्री का देश है।
नाउ इंडिया को जापान के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए और इंडियन व जापानीज नेवी को इंडियन ओशन में चाइना को अच्छी तरीके से घेरना चाहिए और प्रोबेबली इंडिया व जापानीज नेवी इतनी सक्षम है कि वो बहुत ही इजीली चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में काउंटर कर सकती हैं। इसके साथ जिस तरह से जापान इस समय सबसे बूढ़ा देश है, उसे यंग वर्क फोर्स की जरूरत है। नाउ इंडिया जापान से अपने अच्छे रिलेशन का यूज करके इंडियन वर्क फोर्स को वहां पर भेज सकता है। इसके साथ हम जापानीज गवर्नमेंट से डिप्लोमेटिकली उन कंपनीज को भारत ला सकते हैं जो कि चाइना से निकल रही हैं। इसके साथ चाइना का अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट लगभग अब तक $200 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच गया है, जिससे मोम्बासा व केन्या टोटली चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं तथा ये देश अपने पोर्ट्स जो कि चाइना ने डेवलप किया है उसे सिमिलरली श्रीलंका के हम्बनटोटा जैसे ही लूज कर सकते हैं। नाउ चाइना के अफ्रीकन डेट ट्रैप को काउंटर करने के लिए जापान व भारत ने एशिया अफ्रीका इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर एग्रीमेंट भी किया है और यह एक ऐसा ग्रुप है जो कि चाइना के डेट ट्रैप को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। नाउ ये समय आ गया है कि भारत व जापान को मिलकर इस एग्रीमेंट पर बहुत ही तेजी से काम करना चाहिए ताकि उन अफ्रीकी देशों को सेव किया जा सके जो कि चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। अगर बात करें दक्षिण एशिया की तो यहाँ पर चाइना लगातार इकोनॉमिक डोमिनेंस बनाए हुआ है। दक्षिण एशिया मतलब भारत व इसके पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल आदि। और चाइना यहाँ इस रीजन में इंडिया को सर्कल करने में कुछ हद तक कामयाब रहा है। अगर बात करें 2010 से पहले की तो इंडिया इन देशों का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। ज्यादातर कंट्रीज के साथ हमारा सरप्लस था और अभी भी है, पर आज पिक्चर उल्टी है। आज बांग्लादेश में चाइना का ट्रेड इंडिया से दोगुना हो गया है। अगर बात करें चाइनीज इन्वेस्टमेंट की तो अब तक चाइना इस क्षेत्र में लगभग $150 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। यही नहीं, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका में आने वाली FDI में सर्वाधिक पार्ट चाइना के इन्वेस्टमेंट का होता है। इनमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो चाइना ने किया है वह एनर्जी व इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए हैं। चाइना इस समय साउथ एशिया में कई सारे पोर्ट लाइक ग्वादर बना चुका है और कई सारे पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है। नाउ हालांकि इंडिया ने साउथ एशिया कंट्रीज में भी इन्वेस्ट किया है, पर यह चाइना के कंपैरिजन में काफी कम है। इंडिया की ट्रेड साउथ एशिया में पोटेंशियल से काफी ज्यादा कम है। इसी वजह से ज्यादातर इंडिया के पुराने दोस्त एंटी इंडिया स्टांस ले रहे हैं, जैसे बांग्लादेश का बेल्ट रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करना और रिसेंट नेपाल टेंशंस। मतलब चाइना इंडिया को उसी के नेबरहुड में आइसोलेट कर रहा है। अब इंडिया कर क्या सकता है? सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट उन देशों में बढ़ाना है जो कि अभी भी इंडिया के करीब हैं और चाइना से काफी ज्यादा दूर हैं, जैसे अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव। इन देशों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना होगा। फिर ऐसे देश जिनसे हमारा कल्चरल एंगेजमेंट व सिविलाइजेशनल संबंध है, जैसे नेपाल, म्यांमार व श्रीलंका, वहां पर हमें कल्चरल कार्ड व रिलीजियन कार्ड खेलना होगा तथा पीपल टू पीपल एंगेजमेंट बढ़ाना होगा। इसके साथ इनकी गवर्नमेंट से रिश्ते सुधार कर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट इन सारे देशों में बढ़ानी होगी, तभी जाकर हम इन सारे देशों में चाइना को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इन देशों से हमारे रिश्ते उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि जहां से हमारे रिश्ते फिर से सुधारे न जा सके। पर अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो यह लगभग भारत के हाथों से निकल चुका है। आज लगातार चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट को बांग्लादेश में रैपिडली बढ़ा रहा है। वहां के इस्लामिस्ट ग्रुप इंडिया को CAA, NRC व अनुच्छेद 370 एब्रोगेशन की वजह से घृणा करते हैं। हमें अगर बांग्लादेश में चाइना को काउंटर करना है तो हमें वहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कड़ी टक्कर देनी होगी। मतलब जिस लेवल पर चाइना इन्वेस्टमेंट करता है उसी लेवल पर हमें भी लगभग इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में करना होगा। नाउ जिस तरह से चाइना हमें हमारे नेबरहुड में काउंटर कर रहा है या आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, हमें उसे उसी अंदाज में उसके नेबरहुड में काउंटर करना चाहिए या हम उसे काउंटर कर भी सकते हैं। सबसे पहले तो चाइना का इसकी पड़ोसी कंट्रीज के साथ काफी ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे मंगोलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया तथा वियतनाम के साथ चाइना का ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट है। नाउ चाइना को इस क्षेत्र में काउंटर करने के लिए हमें सबसे पहले इन देशों के साथ बेहतर ट्रेड रिलेशन बनाने होंगे और इससे हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी खेल कर भी इन सारे देशों से रिलेशन मजबूत करने होंगे। इसके साथ वो देश जो कि इंडिया से वेपन्स और मिसाइल खरीदने चाहते हैं उन्हें भी मदद देनी होगी।
हमें अब वन चाइना पॉलिसी को ब्रेक करना होगा और हमें इससे भी नहीं डरना होगा कि अगर हम इन सारे स्टेप्स को उठाएंगे तो चाइना बुली होगा। इसके साथ हमें साउथ चाइना सी में यूएसए व जापान के साथ मिलकर इन सारे देशों की जैसे ब्रुनेई, फिलीपींस, वियतनाम आदि की मदद करनी चाहिए और वहां पर भी चाइना को घेरना चाहिए। सबसे पहले अगर यूरोप की बात करें तो यह बहुत ही हाई इनकम वाला क्षेत्र है। भारत को यूरोप यूनियन के साथ सालों से अटकी हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करना चाहिए तथा वह देश जो कि हुआवे के 5G को बैन कर रहे हैं उन्हें फ्यूचर में रिलायंस 5G के मेक इन इंडिया इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करने में भी सपोर्ट करना चाहिए। इसके साथ ईयू इस समय कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है तथा यहाँ एंटी चाइना सेंटीमेंट बहुत ज्यादा हाई है। हम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। हम अपनी डिप्लोमेसी से इन सारे देशों को परसुएड कर सकते हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट भी चाहिए। इसके साथ यूरोपियन देश जैसे फ्रांस आदि के साथ मिलकर हम चाइना के अफ्रीकी इन्वेस्टमेंट को भी इजीली काउंटर कर सकते हैं। इसके साथ हम ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एंटी चाइना है, जो कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को काउंटर करते हैं, जैसे G11 व क्वाड ग्रुप। जिस तरह से नेटो कोल्ड वॉर 1.0 के समय सोवियत यूनियन को काउंटर करने में किया गया था, उसी तरह एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्वाड एक स्ट्रेटेजिक लाइक नाटो के जैसा ग्रुप है जो कि कोल्ड वॉर 2.2 में चाइना को काउंटर करेगा। अगर इंडिया इन सारे वेज को अपनाता है तो वह चाइना को इकोनॉमिकली व जियोपॉलिटिकली काउंटर कर सकता है। आशा करता हूं कि आपको मेरा रिसर्च व काम पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप देखो। और तब तक के लिए जय हिंद।